अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अब हम शुरू करते हैं दोबारा से प्रोबेबिलिटी, जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। तो हमने जो लास्ट क्लास तक करा था वो सारा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझा था और कुछ क्वेश्चन करे थे। वेन डायग्राम हमने शुरू कर दी थी, पहला उसका क्वेश्चन करा था हमने। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वो बोल रहा है 40% ऑफ द स्टूडेंट्स एट लोकल कॉलेज बिलोंग टू अ क्लब एंड 50% वर्क पार्ट टाइम। 5% of the students work part-time and belong to the club. Find the probability that a student belongs to a club and works part-time. सेकेंड पार्ट में वो पूछ रहा है दैट अ स्टूडेंट बिलोंग्स टू अ क्लब और वर्क्स पार्ट टाइम। अच्छा, एक चीज़ प्रोबेबिलिटी के लेक्चर में आप लोग को याद कर लेनी है, जब भी वो दो चीज़ों के बीच में एंड लगा दे, जैसे उसने यहाँ लगाया हुआ है एंड, वो मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ भी है कि जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो एंड लगा देना कि बोले एक वो बिलोंग करता था क्लब को और एंड वर्क्स पार्ट टाइम, जैसे उसके अंदर है तो एंड लगा दो, उसका मतलब होता है वो इंटरसेक्शन दोनों चीज़ में कॉमन मांग रहा है। तो आपको समझ आ रहा होगा ना, वो बोल रहे हैं स्टूडेंट क्लब में भी है और पार्ट टाइम में भी है, यानी दोनों चीज़ों में कॉमन है। तो वो इंटरसेक्शन, उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन बताओ। और जब वो बोले दैट स्टूडेंट बिलोंग्स टू अ क्लब और वर्क्स पार्ट टाइम, यानी जब और का कॉन्सेप्ट आ जाए तो वो ए यूनियन बी मांगेगा, यानी वो क्या नाम है, दोनों या तो वो भी हो सकता है क्लब में भी काम करता हो या पार्ट टाइम करता हो, दोनों की बता दो भाई तुम। सही है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह आपने देखना है। फिर आपने जैसे वेन डायग्राम का यूज़ करना है। मैंने जैसे यहाँ यूज़ करा है, सी को मैंने रिप्रेजेंट करा है क्लब से, टी को रिप्रेजेंट करा है वर्क्स पार्ट टाइम से, दो मैंने सर्कल्स बनाए। अच्छा, अब देखें, उसने बोला था 40% ऑफ द स्टूडेंट्स एट लोकल कॉलेज बिलोंग टू अ क्लब, उसने 40% बोले हैं, एंड 50% वर्क्स पार्ट टाइम। 5% ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क्स पार्ट टाइम एंड बिलोंग टू द क्लब, यानी 5% वो बच्चे हैं जो क्लब के अंदर भी हैं और लोकल पार्ट टाइम भी कर रहे हैं। यानी जो 40% है वो अकेला वो नहीं है कि क्लब में, इसके अंदर कुछ ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जो कि क्लब दोनों चीज़ें कर रहे हैं, यानी पार्ट टाइम भी कर रहे हैं क्लब भी कर रहे हैं। उसी तरह 50% में भी पूरा ये सिर्फ पार्ट टाइम का नहीं है, इसके अंदर वो 5% बच्चे भी मौजूद हैं जो कि पार्ट टाइम भी कर रहे हैं और क्लब भी कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके इस तरीके से होते हैं कि मैं आपको बताऊं कि पहले तो वो इंटरसेक्शन मांग रहे हैं। तो इंटरसेक्शन आपने देखा कि उसने बता दिया था कि एंड 5% बच्चे हैं जो पार्ट टाइम और क्लब दोनों में कर रहे हैं। जो दोनों में बात, दोनों का अगर बोल दे तो उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी कॉमन, ये कॉमन बच्चे हैं। तो 5% जो हैं वो कॉमन बच्चे हैं। तो इंटरसेक्शन टी का जो आंसर होगा वो 5% होगा। इसका मतलब 0.05 होता है, 5/100। एक सेकेंड। तो 5/100 का मतलब होता है 0.05। सही है। अब वो दूसरे पार्ट में बोल रहे हैं सी यूनियन टी। अब इसको करने के दो तरीके हैं, यानी वो पूछ रहा है कि या तो वो क्लब में भी हो सकता है या तो वो क्या नाम है पार्ट टाइम भी कर रहा हो या दोनों भी कर रहा हो, यानी हमें सब का आंसर दे देना है। तो इसके लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, मैंने दो मेथड्स करे हुए यहाँ पे। या तो आप सिंपल करो कि जो सिर्फ क्लब में काम कर रहे हैं वो लो, जो सिर्फ पार्ट टाइम कर रहे हैं वो लो जैसे एरिया में, और जो दोनों में काम कर रहे हैं वो लो, सबको ऐड करा दो। एक तो ये तरीका है क्योंकि मैंने कराया। ऊपर 40% दिया हुआ था, नीचे मैंने उसको 35% लिया क्योंकि 5% बच्चे उसके अंदर शामिल थे, तो मैंने माइनस कर दिया ताकि मुझे सिर्फ क्लब के बच्चे पता चल जाए, तो वो 35% हो गया। और उसी तरह 50% में भी यही करा। एक तो ये तरीका है। एक दूसरा तरीका याद है, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, ए यूनियन बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने करना क्या, आपने करना ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि ये दी हुई है उसको, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि यहाँ दी हुई है, उनको ऐड करा और उसमें से जो कॉमन थे वो निकाल दिए। तो हमारे पास
ये आ गया, सेम आंसर आया। देखो यहाँ पे 0.85 आ रहा है, यहाँ पे 0.85 आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी निकालने का क्या मतलब है? देखो इसके अंदर भी ए इंटरसेक्शन बी होगा, इसके अंदर भी ए इंटरसेक्शन बी होगा। क्यों? क्योंकि जो 40% था वो, उसके अंदर 5% बच्चे शामिल थे जो कि पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, जो क्लब भी कर रहे हैं, और 50% में भी शामिल हैं, तो ऑलरेडी शामिल हैं। उनमें से अगर हम एक दो इंटरसेक्शन भी शामिल हुए हैं, यानी दो जगह कॉमन शामिल कर दिया बच्चों को, तो अगर हम एक बार निकाल देंगे तो सिर्फ हमें एक ही बार के जो कॉमन हैं वो पता चल जाए, वो आएंगे सिर्फ उसके अंदर। तो सिंपली आपने ये करना है, आपकी मर्ज़ी है जो मेथड आपने यूज़ करना है। या तो आप पहले 5% काट के प्रोबेबिलिटी लिख दें दोनों की, और उसमें फिर 5% ऐड कर दें। आप ये वाला मेथड कर लें कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दी हुई है उसको और उसको ऐड करें, और जो कॉमन प्रोबेबिलिटी थी उसको माइनस कर दें। इट्स अप टू यू कम्प्लीटली। ओके, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्री डायग्राम। अब टी डायग्राम का यूज़ क्या होता है? जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी में बताया कि वो एक से ज़्यादा कंडीशंस को देखने के लिए होता है। जब आपको एक से ज़्यादा कंडीशंस बोल दे तब ये बहुत काम आती है। तो जैसे कि यहाँ पे उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर आर 11 बॉल्स इन अ बास्केट इन विच 3 आर रेड एंड 8 आर ब्लू, ड्रॉ 2 बॉल्स वन एट अ टाइम विथ रिप्लेसमेंट। अच्छा, विथ रिप्लेसमेंट आपने ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का बहुत ख्याल रखना है। दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ टी डायग्राम, उसने बोल दिया ट्री डायग्राम यूज़ करनी है। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू रेड आउटकम्स एंड उसके बाद उसने पार्ट्स दिए, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू रेड यूनियन रेड ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ऑन फर्स्ट रो इंटरसेक्शन बी ऑन सेकेंड रो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू और ब्लू। सबसे पहले हम ब्लू रेड के आउटकम्स निकालते हैं। सबसे पहले हमने ट्री डायग्राम बनानी है। अब क्वेश्चन समझे आपको बोल क्या रहा है। उसने बोला है एक बैग है, उसके अंदर 11 बॉल्स हैं, जिसमें से 3 रेड हैं और 8 जो हैं वो ब्लू हैं। अब आपने क्या करना है, आपने 2 बॉल चूज़ करनी है एक एक करके विथ रिप्लेसमेंट। अच्छा, विथ रिप्लेसमेंट का मतलब बता दूँ। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब है कि पुटिंग द बॉल सेलेक्टेड अगेन इन द बास्केट बिफोर सेलेक्टिंग द सेकेंड बॉल। यानी मैंने एक बॉल उठाई, फर्स्ट करो मैंने रेड बॉल उठा ली, तो मैं उठा के मैंने उसको काउंट कर लिया, उसको मैंने वापसी डाल दिया। अब मैं दूसरी बॉल उठाऊंगा। यानी आप जो टोटल बॉल्स का जो रेशो आप रखते हैं ना, टोटल बॉल्स जो होती हैं वो आप सेम ही रखते हैं हर सिलेक्शन पे। सबसे आसान तरीका, टोटल बॉल्स जो होंगी वो सेम ही रहेंगी हर सिलेक्शन में। उसकी वजह से प्रोबेबिलिटी भी सेम ही रहती है सबकी। तो आपको मैं दिखाता हूँ उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे 11 बॉल से ट्री डायग्राम बनाते कैसे। सबसे पहले जितनी टोटल चीज़ें हैं उसको आपने यहाँ लिख दिया, फिर जितने आउटकम्स हैं यानी जितनी ऑप्शंस हैं आपके पास, आपने एक उसका बनाया। जैसे मेरे पास एक रेड का ऑप्शन था, एक ब्लू का ऑप्शन था पहली सिलेक्शन पे। या तो मैं 11 बॉल्स में से रेड चूज़ करूँगा पहली सिलेक्शन में, या तो मैं ब्लू चूज़ करूँगा। रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल बॉल्स थी 11, रेड थी 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आ गई हमारे पास 3/11। ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या थी, टोटल बॉल्स थी 11, ब्लू थी 8, तो ये आ गई ब्लू की प्रोबेबिलिटी। हमने ये लिख दी। मतलब पहली सिलेक्शन में अगर मैं रेड निकालूंगा तो रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 3/11, और अगर मैं ब्लू निकालूंगा पहली सिलेक्शन में तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 8/11। अब फर्स्ट करो मैंने रेड बॉल निकाल दी। अब मेरे पास दूसरी सिलेक्शन में क्या ऑप्शन है, फिर से रेड बॉल का ऑप्शन होगा या तो ब्लू बॉल का ऑप्शन होगा। अब जब विथ रिप्लेसमेंट होता है उसके अंदर चीज़ ये होती है कि हम टोटल बॉल्स जब बॉल वापसी डाल देंगे टोटल बॉल्स तो सेम हो जाएंगी, जितनी हो जाएंगी जो पहली थी, यानी 11 ही रहेंगी। और जब मैंने फर्स्ट करूँ रेड बॉल निकाली, सही है, रेड बॉल कितनी बच गई, फिर 2, फिर मैंने दोबारा वापसी डाल दी तो वो कितनी हो गई वापसी, 3। यानी प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी विथ रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में। यानी इसकी भी 3/11 रहेगी। यानी अगर मैं रेड के बाद दोबारा रेड निकालूंगा तब भी 3/11 ही रहेगी, या तो मैं अगर रेड के बाद ब्लू निकालूंगा तो वो 8/11 ही रहेगी। उसी तरह अगर फर्स्ट करो मैंने फर्स्ट सिलेक्शन में ब्लू बॉल चूज़ करी हुई, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो रेड या तो ब्लू। अब मैंने रेड बॉल निकाली तब उसकी प्रोबेबिलिटी 3/11 ही रहेगी, और ब्लू की भी 8/11 ही रहेगी। तो ये मेरे, अब आपने क्या करना है, अब आपने साइड में ऑप्शंस लिखने हैं। या तो पहली बॉल पे रेड बॉल निकालूं और दूसरी में भी रेड निकालूं, एक तो ये ऑप्शन हो गया। पहली सिलेक्शन में रेड की करूं
दूसरी ब्लू की करूँ तो रेड ब्लू का दूसरा ऑप्शन हो गया, या तो पहली सिलेक्शन में ब्लू बॉल निकालूँ और दूसरी सिलेक्शन में रेड, तीसरा ऑप्शन ब्लू रेड का हो गया। चौथी ऑप्शन क्या होगा, पहली सिलेक्शन ब्लू बॉल की, दूसरी सिलेक्शन भी ब्लू बॉल की, तो ये ब्लू ब्लू का ऑप्शन हो गया। अब उसने बोला था फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू रेड आउटकम्स। ब्लू रेड आउटकम्स के आपने नंबर पूछा है, ब्लू रेड आउटकम्स का नंबर पूछ रहा है वो। नंबर ऑफ ब्लू रेड आउटकम्स तो एक ही है, दैट सी वाला ब्लू रेड का एक ही आउटकम आ रहा है। अगर वो प्रोबेबिलिटी पूछता तो आप ब्लू रेड की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, यानी 8/11 मल्टीप्लाई बाय 3/11, ये निकाली हुई मैंने प्रोबेबिलिटी, अगर वो ब्लू रेड की प्रोबेबिलिटी पूछता तो। उसी तरह अब हम चलते दूसरे पार्ट के ऊपर, जिसमें वो बोल रहा था प्रोबेबिलिटी बताओ रेड और रेड की। को बताया रेड ये पहली सिलेक्शन में रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/11। दूसरी सिलेक्शन में भी सेम ही रहेगी, तो इंटू 3/11, तो आंसर हमारे पास आया 9/121। अब वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल एंड रेड बॉल यूनियन रेड बॉल या ब्लू बॉल। यूनियन का मतलब क्या है इसके अंदर, और या तो ब्लू रेड हो या तो रेड ब्लू हो, सही है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपने कुछ नहीं करना, रेड ब्लू की प्रोबेबिलिटी लेनी है, ब्लू रेड की प्रोबेबिलिटी लेनी है, दोनों को ऐड कर देना है। रेड ब्लू की प्रोबेबिलिटी वही होगी जो ब्लू रेड की प्रोबेबिलिटी थी, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ तो रेड और ब्लू की दोनों की सेम ही है ना, 3/11 और 8/11। और मैंने यहाँ पे ब्लू रेड की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, तो मैं रेड को पहले लिख दूँ, ब्लू को पहले लिख दूँ, मल्टीप्लिकेशन में को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो रहेगी तो 24/121 ही। तो रेड ब्लू की प्रोबेबिलिटी ये रही, ब्लू रेड की प्रोबेबिलिटी ये रही, और बीच में जब और आता है तो हमेशा प्लस करते हैं, ये आपको पता है। आपने ऐड करा, आपका आंसर आ गया 48/121। अगला पार्ट वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ रेड ऑन फर्स्ट ड्रॉ इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पे है एंड, यानी प्रोबेबिलिटी बताओ रेड ऑन फर्स्ट ड्रॉ एंड ब्लू ऑन सेकंड ड्रॉ, यानी वो बोलना चाह रहे हैं कि रेड और ब्लू की प्रोबेबिलिटी बताओ। आपने कुछ नहीं करना, वही आपकी रेड ब्लू की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी 24/121, तो ये आपकी ये आ गई। अब वो पूछता है प्रोबेबिलिटी बताओ ब्लू और ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे भाई। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी थी 8/11, दूसरी सिलेक्शन में भी 8/11 ही रहेगी, ये हमारे पास आ गया 64/121। तो ये आपका टी डायग्राम का क्वेश्चन था, देख सकते हैं। टी डायग्राम आपको बनानी चाहिए, इससे आपका जो ऑप्शंस होते हैं ना आपके टी डायग्राम से बेसिकली वो क्लियर हो जाते हैं कि हाँ भाई कितने ऑप्शंस बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे। जैसे यहाँ पे ऑप्शंस बनाए मैंने, तो ये आप टी डायग्राम ज़रूर समझेगा और इस टाइप के क्वेश्चन में ज़रूर अप्लाई करेगा, इससे बहुत फ़ायदा होगा। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक और टी डायग्राम का क्वेश्चन है, वो बोल रहे देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 कार्ड्स जो होते हैं वो हैं 12 कार्ड्स आर एफ, 40 कार्ड्स आर नॉट एफ, जो कि उसने रिप्रेजेंट करा हुआ है एन से। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट अ टाइम, 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं एट अ टाइम विदाउट रिप्लेसमेंट। ये सवाल है विदाउट रिप्लेसमेंट का। अब विदाउट रिप्लेसमेंट के सवाल में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड डिक्रीजेस एज वेल एज द नंबर ऑफ दैट कार्ड विच इज़ पिक्ड। यानी फ़र्ज़ करें, मैं बॉल्स की एग्जांपल देता हूँ पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, कि मेरे पास भाई 11 बॉल्स थी, 3 रेड थी, 8 ब्लू थी। अब मैंने पहली सिलेक्शन में अगर बॉल निकाली रेड, सही है, और उसको मैंने रिप्लेस नहीं करना, मतलब मैंने वो निकाल ली तो निकाल ली, यानी पीछे अब जो रेड बॉल्स बची वो बची 2, ब्लू बॉल्स इतनी ही बची 8, लेकिन टोटल बॉल्स कम हो गई 10। अब मैं दूसरी बार अगर मैं बॉल निकालूंगा तो रेड की प्रोबेबिलिटी भी अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो अब हो जाएगी 2/10, और ब्लू की प्रोबेबिलिटी भी अफेक्ट पड़ेगा क्योंकि वो हो जाएगी 8/10। सही है, तो ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट में फ़र्क। तो अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन यूजिंग टी डायग्राम। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और एन, एफ एन और एन एफ, यानी एफ एन और एन एफ। और का मतलब ही आपने हमेशा प्लस यानी प्लस करना है,
एफ एन की प्रोबेबिलिटी को और एन एफ की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है। आपने सबसे पहले ट्री डायग्राम बना ली, 52 प्लेइंग कार्ड्स, टोटल चीज़ें हमेशा आएंगी जितने आपके पास ऑप्शन है, यानी जितनी ऑप्शन हैं आपके पास, यानी 12 कार्ड एफ़ के थे, बाकी जो थे वो नॉट एफ़ के थे जो कि एन से रिप्रेजेंट करे हुए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 12 एफ़ की क्या होगी, 12/52, टोटल कार्ड 52 थे। और नॉट एफ़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 40/52। ये पहली सिलेक्शन है, और फर्स्ट करें मैंने पहली सिलेक्शन पे एफ़ कार्ड निकाला है, सही है, एफ़ कार्ड निकाला है। तो दूसरी सिलेक्शन पे अगर मैं एफ़ कार्ड ही निकालता हूँ तो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी 11/51, क्योंकि ये मैंने अगर एफ़ कार्ड निकाल लिया तो एक एफ़ कार्ड कम हो गया, 11 हो गई, और टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स भी एक कम हुए, तो 11/51। या अगर मैं एन कार्ड्स निकालता हूँ तो एन कार्ड्स तो पहले सेम ही रहेंगे क्योंकि मैंने एफ़ कार्ड निकाला था, तो एन तो सेम ही रहेगी, मतलब 40 रहेगा, लेकिन टोटल कार्ड्स कम हो जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 40/51। या अगर मैं पहली सिलेक्शन में नॉट एफ़ निकालता हूँ यानी 40/52, और फिर अगर दूसरी सिलेक्शन में मैं पहले एफ़ निकाल लेता हूँ तो एफ़ कार्ड्स तो सेम रहेंगे यानी 12, लेकिन टोटल नंबर कम हो जाएगा तो 12/51। या अगर मैं एन के बाद एन ही निकालता हूँ तो एन की भी एक नंबर कम हो जाएगा क्योंकि मैंने पहली सिलेक्शन पे एन निकाल लिया था, और टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स भी एक कम हो जाएंगे। तो ये आ गई। अब हम साइड पे ऑप्शंस लिख लेंगे, यानी पहली सिलेक्शन पे एफ़, दूसरी सिलेक्शन पे भी एफ़, एक ही ऑप्शन हो गया। या पहली सिलेक्शन पे एफ़, दूसरी सिलेक्शन पे एन, एक ही ऑप्शन हो गया। पहली सिलेक्शन पे एन, दूसरी सिलेक्शन पे एफ़, एक ही ऑप्शन हो गया। पहली सिलेक्शन पे एन और दूसरी सिलेक्शन पे भी एन, तो ये ऑप्शन हो गया। अब हम चलते हैं जो वो पूछ रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एफ। एफ एन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एफ़ की प्रोबेबिलिटी क्या थी पहली सिलेक्शन पे 12/52, एन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 40/51, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एफ। अब एन की पहली सिलेक्शन में प्रोबेबिलिटी क्या होगी 40/52 इंटू सेकेंड सिलेक्शन पे एफ़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 12/51। आपने इसको सिंप्लीफाई करा, यहाँ से आया, यहाँ से आया, ऐड कराया, ये आंसर आ गया। आपकी मर्ज़ी, आपने इसको ऐसे देना है या इसको ऐसे देना है, आपकी मर्ज़ी। अब वो पूछ रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन फेस कार्ड। एट लीस्ट का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया, एट लीस्ट का मतलब कम से कम, यानी कम से कम एक फेस कार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों नॉट फेस कार्ड हो, कम से कम एक फेस कार्ड होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, यानी दोनों फेस कार्ड भी हो सकते हैं। तो अब आप ऑप्शन देखें कि इस ऑप्शन को कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें दो एफ़ कार्ड हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, उसने बोला एटलीस्ट वन फेस कार्ड। इसमें एक है, ये भी हो सकता है। इसमें भी एक फेस कार्ड है, ये भी हो सकता है। ये मैंने गलत लिखा, ये एन एन है, एन एन, ये एन है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में एन है, कम से कम उस एक फेस कार्ड आना चाहिए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। पहली सिलेक्शन में एफ़ की प्रोबेबिलिटी 12/52, दूसरी सिलेक्शन में एन की प्रोबेबिलिटी 40/51, प्लस पहली सिलेक्शन में एफ़ की प्रोबेबिलिटी 12/52, दूसरी सिलेक्शन में क्या हो जाएगी 11/51, प्लस पहली सिलेक्शन में एन की प्रोबेबिलिटी 40/52, दूसरी सिलेक्शन में क्या हो जाएगी एफ़ की प्रोबेबिलिटी 12/51। ओह सॉरी, मैंने यहाँ गलत कर दिया, ये 12/51 होगी और इसके बाद सिंप्लीफाई होकर आंसर कुछ आएगा। ये आंसर गलत है, आंसर कुछ आएगा, ये मैंने थोड़ी प्रोबेबिलिटी लिखने में गलती कर दी। सही है, ये आप आंसर निकाल लेगा। तो इस तरीके से ट्री डायग्राम का कॉन्सेप्ट है, मतलब आप समझ लें ट्री डायग्राम बनानी कैसे। ये दोनों क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेगा बिल्कुल ट्री डायग्राम के, इससे बहुत इजी हो जाता है आपका काम। ऑप्शन साइड पे लिखा करें, जो ऑप्शन पूछ रहे हैं उसको देखा करें, प्रोबेबिलिटी देखा करें भाई। प्रोबेबिलिटी लिखने में जैसे मैंने अभी गलती करी, आप भी कर सकते हैं। जब भी ट्री डायग्राम बनाते ही इस वजह से कि आप अगर दिमाग में सोच रहोगे ना कि पहली सिलेक्शन में होगी, दूसरी सिलेक्शन में शायद एक कम हो जाएगी, तो आप ज़रूर गलती करेंगे। इसलिए ट्री डायग्राम बनाई जाती है ताकि ऑप्शन सारे क्लियर हो जाएं आपको। अब हम चलते कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर।
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ इवेंट बी टू इवेंट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। यानी वो ये बोल रहा होता है कि एक इवेंट बी है, अब एक मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ लेकिन उसके नीचे मैं कंडीशन दे दूँ कि हाँ, एक कंडीशन दे दूँ, तो जो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं और उसके नीचे जो कंडीशन हुई होती है ना वो ऑलरेडी अकर्ड हुई, वो ऑलरेडी हुई भी होती है, उस जो हुई भी होती है ना उसमें से उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना इस कंडीशन प्रोबेबिलिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन देख के समझ आएगा, वैसे उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, जब बी लिखा हुआ आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए, इसका मतलब होता है बी की प्रोबेबिलिटी बताओ गिवन दैट ए, और उसको लिखते हैं ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन इस ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में जो दो कॉमन आ रहे हैं, ए और बी में जो कॉमन है डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी का मतलब बी एक इवेंट होता है जो कि ए में ऑलरेडी हुआ हुआ होता है, यानी ए और बी का आप कॉमन समझ लें। इसका वो बोलेगा गिवन दैट होता है मेन, जो मेन होती है, मेन चीज़ हुई होती है, और वो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का वो लॉ होता है वो होती है कि हुई भी चीज़ में उन दोनों का कॉमन जो होता है। जैसे इसके अंदर क्वेश्चन है 6 साइडेड डाई is rolled once, find the probability that 2 is rolled given that an even number, even है, given that even number has already been rolled। अब देखें वो बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है मैंने एक 6 साइडेड डाई फेंकी, प्रोबेबिलिटी बताओ कि 2 आएगा, गिवन दैट एन इवन नंबर हैज़ ऑलरेडी बीन रोल्ड, यानी उस डाई जो फेंकी उसमें ऑलरेडी कोई इवन नंबर आया है, उन इवन नंबर में से 2 की प्रोबेबिलिटी बताओ। 2 खुद इवन नंबर है, सही है। अब वो इवन नंबर में से मुझे 2 की प्रोबेबिलिटी बताओ, वो ये बोल रहा है। तो बी को हम फर्स्ट करो, बी को हम डाल देते हैं, बी इज़ दैट 2 इज़ रोल्ड, हमने लिख दिया, बी को ऐसे रिप्रेजेंट करा दिया कि 2 इज़ रोल्ड जो है वो बी है, और ए जो है हमारा मेन चीज़ है यानी इवन नंबर जो कि उसने दिया हुआ है, गिवन दैट उसने बोल दिया है, गिवन दैट ये कंडीशन हो गई है ऑलरेडी, इवन नंबर ही आया है, उसमें से तुम 2 की प्रोबेबिलिटी बताओ, इट्स ऑलरेडी बीन रोल्ड। अब इसको निकालते हैं कैसे, जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है यानी 2 वो आएगी ऊपर और जो गिवन दैट होता है वो हमेशा नीचे आएगा। अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इन 6 साइडेड डाई निकाली। अब डायरेक्ट दी वजह 6 साइडेड डाई है, 1 2 3 4 5 6, हर नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर्स कितने हैं 6, और हर नंबर की प्रोबेबिलिटी यानी एक ही बार है वो नंबर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही है, मतलब एक ही बार आ सकता है वो, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आ गई। यानी जो हमें फाइंड करनी थी प्रोबेबिलिटी वो हमने ऊपर लिख दी 1/6, ये लिखी हुई, और अब हम नीचे लिखेंगे इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, जो कि हमारा इवेंट ए है। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डाई में से अगर 6 डाई होती कौन सी, 1 2 3 4 5 6, इसमें इवन नंबर कौन से 2 4 6, यानी 3 हमारे पास इवन नंबर होते हैं, कितने में से 6 साइडेड डाई में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या होगी, यानी इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, तो 3/6 होगी प्रोबेबिलिटी, जो कि सिम्प्लीफाई होकर 1/2 हो जाती है, तो 1/2 नीचे आएगा। उसको आप सिम्प्लीफाई करें 1/6, डिवाइडेड था यहाँ पे, डिवाइड बाई 1/2, रेसिप्रोकल लिया, 2 ऊपर चले गया, काटे भी डिग्री, 1/3 आंसर आ रहा है। तो ये इस तरह होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, यानी जो आपको प्रोबेबिलिटी पूछेगा वो हमेशा वो चीज़ पूछेगा जो वो उस चीज़ का पार्ट होगी जो कि ऑलरेडी अकर हुई भी है। यानी जैसे अगर वो डाई फेंक रहा था तो इवन नंबर पहले से आया हुआ है, उसने बोला हुआ है कि इवन नंबर आया हुआ, उसमें से इवन नंबर आने में से 2 की प्रोबेबिलिटी बताओ, 2 खुद इवन नंबर है, समझ रहे हैं आप। तो आपने सबसे पहले बी, आपने ये चीज़ याद रख लेनी है, बस ये चीज़ जो लिखी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऊपर आएगा और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगी। ए क्या होती है, गिवन दैट जो कि मेन कंडीशन होती है आपकी, वो नीचे आएगी, सही है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
A family has two children. Find the probability that the family has one boy and one girl, given that the first child is a boy. अब वो बोल रहा है एक फैमिली है, उसके दो बच्चे हैं, उसमें दो बच्चे हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक बॉय हो एक गर्ल हो, गिवन दैट द फर्स्ट चाइल्ड इज़ अ बॉय, यानी हम ये कंडीशन पहले से है, ये कंडीशन ही होगी, यानी पहला चाइल्ड हमेशा बॉय ही होगा। दूसरा कुछ भी हो सकता है, दूसरा गर्ल हो सकता है, दूसरा बॉय बॉय हो सकता है, लेकिन यही प्रॉबिलिटी यही कंडीशन रहेगी। इसमें से आपने उसने बोला है ये वन बॉय एंड वन गर्ल की प्रॉबिलिटी बताओ, यानी आसान अल्फाज में इसको मैं लिख लूँ डिनोमिनेटर में, नीचे जो गिवन दैट है उसने बोला है फर्स्ट चाइल्ड इज़ अ बॉय, पहला चाइल्ड बॉय, पहला चाइल्ड बॉय। अब दूसरा चाइल्ड जो है वो गर्ल हो सकता है या दूसरा चाइल्ड बॉय हो सकता है। इन दोनों की प्रॉबिलिटी को, ये हमारी कंडीशन है, और उसने मांगी क्या है कि एक बॉय और एक गर्ल हो। आपने ये देखा जो उसने मांगी है वो ऑलरेडी कंडीशन का पार्ट है। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो वो गिवन दैट बोलेगा वो गिवन दैट होता है जो हुआ हुआ होता है, और प्रॉबिलिटी जो मांगेगा वो उसी हुई हुई चीज़ में से स्पेसिफिक कोई प्रॉबिलिटी मांगेगा। अब आपने यही करा, आपने कुछ नहीं करना, बस आपने प्रॉबिलिटी निकालनी है, बॉय गर्ल की प्रॉबिलिटी निकालनी है। तो मैंने इसको सबसे पहले, अच्छा इसने बोला था वन बॉय एंड वन गर्ल, उसने ये नहीं बोला कि पहला बॉय और पहला गर्ल होगा। सही है, एक बार मैं वर्किंग देख लूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अब देखें मैंने पहले इवेंट डिस्क्राइब करा कि बी इवेंट हमारा ये होगा, ये हमारा बी इवेंट है, ये हमारा ए इवेंट है। अब बी इवेंट में हमारे पास बॉय गर्ल, वन बॉय वन गर्ल बोले है ना उसने, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय भी हो सकता था, मगर उसने कंडीशन दी हुई है कि पहला चाइल्ड बॉय होगा, यानी ये प्रॉब्लम, ये चीज़ तो हमारी कट गई क्योंकि इसके अंदर दूसरी बार में दूसरे चाइल्ड में बॉय है, और ये हमारी मेन कंडीशन है। सही है, और आपने कुछ नहीं करना, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब एक दो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, पहले आप सबसे पहले गर्ल और बॉय की प्रोबेबिलिटी निकालें। दो बच्चे हैं, उसमें से या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो, यानी फ़र्ज़ करें एक बच्चा है, उसमें से या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है। सही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, जाहिर सी बात है। गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, दो ऑप्शन, गर्ल बॉय में से दो ऑप्शन हैं, गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। उसी तरह बॉय की भी 1/2 होगी। अब आपने कुछ नहीं करना, प्रोबेबिलिटी बस डालनी है आपने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्लू, बॉय 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 गर्ल, तो आपने सबसे पहले बॉय बॉय की प्रोबेबिलिटी निकाली, 1/2 इंटू 1/2 प्लस बॉय गर्ल की निकाली। प्रोबेबिलिटी सबकी सेम ही है तो बस डायरेक्ट डालें, 2/4 आया, 1/2 आ गया। आपकी मर्ज़ी है 2/4 डालना है, 1/2 डालना है, मर्ज़ी आपकी। मैंने इस वजह से 2/4 डाला है कि ऊपर भी 1/4 आएगी तो 4 कट जाएगा, तो आपने डिनोमिनेटर में 2/4 डाला। अब आप ऊपर की बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लें जो कि है बॉय गर्ल की, 1/2 इंटू 1/2, 1/4 आ गया। अब सिम्प्लीफाई करें, डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल लें, 4 ऊपर जाएगा, 4 कट गया, 1/2 हमारे पास आंसर आ गया A/B का, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट ऑफ बी। ओ ये B/A होगा। सही है, इस तरीके से आपने खुद ही पहले सबसे पहले बनाने हैं कि मांग क्या रहा है, कंडीशन बनानी है आपने। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डालना आसान काम होता है, सोचना थोड़ा मुश्किल है कि क्या ऑप्शन क्या होगा। अब वो बोल रहा है 2 गर्ल्स, क्वालिटी है, क्वालिटी बतानी है 2 गर्ल्स की, गिवन दैट एट लीस्ट 1 इज़ अ गर्ल। अब एट लीस्ट का मतलब वही कम से कम, एक से ज़्यादा भी हो सकती है गर्ल। सही है, तो यानी अगर मैं बोलूँ तो जो ये हमारा ए इवेंट हो गया, ये हमारा बी इवेंट हो गया। अब ए इवेंट, एक सेकेंड,
ये हमारा ए इवेंट हो गया। सही है। अब ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। जो हमारी गिवन दैट की चीज़ है, एटलीस्ट वन इज़ अ गर्ल, यानी वो एक गर्ल, एटलीस्ट कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। वो गर्ल बॉय भी हो सकती है, बॉय गर्ल भी हो सकती है, गर्ल गर्ल भी हो सकती है। सही है, हमारी तो मेन कंडीशन हो गई। अब वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ दो गर्ल्स की, यानी ये चीज़ हमारी टू गर्ल्स वो ऊपर जाएगी, यानी ये हो गई गर्ल गर्ल, तो उसने मांगी है प्रोबेबिलिटी। और नीचे जो होगा हमारे पास एटलीस्ट वन इज़ अ गर्ल, यानी वन इज़ अ गर्ल्स में हमारे पास ऑप्शन है बॉय गर्ल के प्लस गर्ल गर्ल के प्लस गर्ल बॉय के। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं ए के। तो आप कुछ नहीं करना, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी भाई गर्ल की 1/2 रहेगी, बॉय की 1/2 रहेगी। प्रोबेबिलिटी आप निकालने हैं, बॉय गर्ल की आ गई, बॉय गर्ल गर्ल की आ गई, बॉय गर्ल गर्ल बॉय की आ गई। 3/4 हमारी आ रही थी नीचे वाली चीज़ की, गिवन दैट की प्रोबेबिलिटी। और अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे बी इवेंट की। वो आ रही थी हमारी गर्ल गर्ल की 1/2 रहेगी, ये आ गई 1/4 डिवाइड बाई 3/4, ऊपर गया तो ये हमारे पास वही 1/3 आ गया आंसर। आंसर अब सेम आ रहा है, हो सकता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं, आपने ये सोच नहीं, आंसर अलग ही है, सॉरी 1/2 ही आ रहा है। वैसे अगर सेम भी आ रहा हो तो ये नहीं कि क्या नाम है, ये क्या हो गया, ये तो सेम कैसे आ रहा है, आ सकता है भाई, प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, अब ये है कुछ चीज़ें जो फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, थ्योरम से ये एडिशन थ्योरम है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सही है। इफ़ ए एंड ए नॉट आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अब ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, वो बोल क्या रहा है। एक इवेंट है ए, हम जैसे इवेंट डायग्राम में इवेंट बनाते थे ना, ए है, ए नॉट क्या होगा, ए के अलावा सारी चीज़ें। अगर ए सेट ये है तो ए के अलावा क्या होगा, ये वाला सारा एरिया। सही है। तो इन दोनों की मिला के जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1। ये बात इजी तरीके से समझाता हूँ मैं। फर्स्ट करें, मैं ए इवेंट को बोल देता हूँ कि ए इवेंट है कि बारिश होगी, 50% चांस है। सही है। मैं बोलूँ बारिश नहीं होगी, 50% चांस है। टोटल कितना हो गया, 100%। 100 डिवाइड बाई 100 का होता है 1। यानी कोई भी जितनी भी प्रॉबिलिटीज़ होती हैं ना, उन सब का आप ऐड करें तो वो 1 ही रहेंगी, मतलब टोटल करें तो 1 हो जाएगा। यानी अगर मैं आपको बोलूँ ना कि अगर मैं प्रॉबिलिटी दे रहा हूँ तुम्हें कि मैं बॉल निकाल रहा हूँ, तो रेड बॉल की प्रॉबिलिटी है 3/5, तो ब्लू ही क्या होगी। आप या तो जो हम पहले पढ़ते थे उससे कर लें, या आप सिंपली ये कर लें 1 माइनस 3/4 का। आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, रेड की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, तो अगर मैं टोटल में से रेड की निकाल दूंगा तो ब्लू की बचेगी, जो क्या आएगी 2/5। सिंपल। अब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट, ये है नल सेट। नल मतलब सेट खाली है, कुछ भी नहीं है ही नहीं कुछ, तो प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी, 0। दैट की बात, कुछ है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। तो अब फर्ज करें, ये क्या हो गया, अब एक ये मैं फिर से वेन डायग्राम बना रहा हूँ। ये एक सेट है, सही है। इसको मैं बोल देता हूँ ये मेरा नल सेट है। तो ये अगर नल सेट है तो नॉट नल सेट क्या होगा, ये वाला सारा एरिया। सही है।
तो अगर मैं बोलूँ ना कि नल सेट और नॉट नल सेट, और का मतलब ऐड, या नल सेट तो खाली है, नॉट नल सेट में ही होगा जो होगा, तो इसका मतलब होता है एस के बराबर, यानी एक्चुअल सेट, यानी नल सेट जो कि खाली है और उसके अलावा जो सेट में चीज़ें हैं उन दोनों को ऐड कर दूं तो वो एक्चुअल सेट के बराबर ही रहेंगी ना, क्योंकि है तो सिर्फ नॉट नल सेट में चीज़ें। ये चीज़ आपको सिर्फ पढ़नी है, मतलब कुछ याद वाद नहीं करनी, सिर्फ पढ़नी है आपने, तो आपको पता होना चाहिए वो एक्चुअल सेट के बराबर होगी। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं एक्चुअल सेट की, तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट यूनियन नॉट नल सेट, और उसको मैं अलग अलग करके लिख दूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट नल सेट। प्रोबेबिलिटी नल सेट ज़ीरो रहेगी, ज़ीरो होगी, और नॉट नल सेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एस, क्योंकि नॉट नल सेट में ही चीज़ें हैं, वही एक्चुअल सेट है। और इन दोनों की मिला के प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन, जो इसे मैंने ऊपर पढ़ाया। इससे आपको, और अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट क्या होगी, एक्चुअल सेट है, सारी की सारी चीज़ें उसी के अंदर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वो एक्चुअल सेट की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, वन, जाहिर सी बात है। तो वन माइनस वन क्या होगा, ज़ीरो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट जब भी ज़ीरो होती है, मतलब ये आपने याद, बस देख लें इसको, याद बस ये कर लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट हमेशा ज़ीरो रहती है। अब आ जाओ ए, इसका मतलब होता है सबसेट। सर सबसेट मतलब मैं एक कंप्लीट सेट में से एक और सेट बना दूं, उसको कहते हैं सबसेट, जैसे हम पढ़ते भी आ रहे हैं ऊपर। तो ये बोल रहा है इफ़ अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है एस का, यानी एस है मेन सेट, उसके कुछ एलिमेंट्स का मैंने एक सबसेट बना लिया बी, और बी के भी कुछ एलिमेंट्स का मैंने सबसेट बना लिया ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगी वो कम होगी बी से, जाहिर सी बात है। सेट सेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के अंदर कम चीज़ें होंगी बी के मुकाबले में, क्योंकि वो बी से ही बना है, बी के कुछ एलिमेंट से बना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी कम होगी बी से। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब आ जाए मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे ऑफ प्रोबेबिलिटी। इफ़ ए एंड बी आर पार्ट ऑफ सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस मतलब एक्चुअल सेट, एक्चुअल सेट है हमारा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ऑफ ए। ये फॉर्मूले हैं, ये आपने याद करने, ये काम आएंगे। सॉरी, ये फॉर्मूले आपने याद रखने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, मतलब जो बाहर होगा ए वही डिनोमिनेटर में होगा। इसी तरह वैसे भी कर सकते हैं कि बाहर बी ले लें और वही चीज़ डिनोमिनेटर में भी आएगी। तो ये फॉर्मूला याद कर लें अगर ए और बी पार्ट्स हैं सैम्पल स्पेस के। दिस रूल इज़ फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स, यानी कि वही डिपेंडेंट इवेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। या अगर फ़र्ज़ करें रेड बॉल है, एक जगह ब्लू बॉल है, मैं रेड बॉल निकाल लेता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स भी कम हो जाएंगी, तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये डिपेंडेंट इवेंट है। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। सही है, ये आपने याद रख लेना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अ बॉक्स कंटेन 5 ब्लैक एंड 7 रेड बॉल्स। 2 balls are drawn from the box one after another without replacement. What is the probability that both balls are black balls? यानी वो ब्लैक की मांग रहा है प्रोबेबिलिटी। आपने करना क्या है, इसका इजी तरीका भी है समझने का, जो हम पहले जिस तरीके से करते हैं हम उस तरीके से ही कर लें, और दूसरा इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपने बी वन, अच्छा, बी वन इज़ द इवेंट ऑफ गेटिंग फर्स्ट ब्लैक बॉल।
दो बॉल्स आप निकाल लेना। अच्छा, बी वन यानी ब्लैक बॉल पहली इज़ द इवेंट ऑफ गेटिंग फर्स्ट ब्लैक बॉल। बी टू इज़ द इवेंट ऑफ गेटिंग सेकंड ब्लैक बॉल। सही है। तो बी वन इंटरसेक्शन बी टू यानी बी बोल रहा है, बेसिकली वो यही बोल रहा है कि पहली ब्लैक बॉल और दूसरी ब्लैक बॉल, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है। तो वो कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली ब्लैक बॉल मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरी ब्लैक बॉल गिवन दैट पहली ब्लैक बॉल ब्लैक है, पहली बॉल ब्लैक है। अब इसका सिंपल वर्जन में अगर बोलूँ ना, अब इसको तमीज़ से करें कि उसने बोला है पहली ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, पहली ब्लैक बॉल और दूसरी ब्लैक बॉल, यानी पहली सिलेक्शन पे ब्लैक बॉल और दूसरी सिलेक्शन पे भी ब्लैक बॉल। जब पहली बार सेलेक्ट कर रहे होंगे तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इज इक्वल टू, ब्लैक बॉल कितनी है? 5। टोटल बॉल्स कितनी है? 12। 5 और 12 हो जाएगी। अब दूसरी बार सेलेक्ट करेंगे आप तो ब्लैक बॉल एक कम हो गई, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी एक कम हो गई, 4 और 11। इसका मतलब यही है, इस पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब जो ऊपर आपको पढ़ाया था फॉर्मूला, उसका मतलब यही है। वो उन्होंने उसको एक फॉर्मूला वाइज लिख दिया, उसका कॉन्सेप्ट यही है। मतलब आपने इसी को सोच के करना है, जैसे मैंने आपको कराया, जैसे हम पहले भी क्वेश्चन करते जा रहे हैं, पर वो कॉन्सेप्ट को एक फॉर्मूले के उसमें उसने बांध दिया। सीधी सीधी बात है। अब ये बोल रहा है कॉइन इज टॉस्ड एंड अ सिंगल 6 साइडेड डाई इज रोल्ड। एक कॉइन टॉस हो रहा है। अब ये देखें, इंडिपेंडेंट इवेंट है, और एक सिंगल 6 साइडेड डाई भी रोल हो रही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड हेड ऑफ द कॉइन एंड रोलिंग अ 3 ऑन द डाई। यानी जब आप कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हेड आए और जो डाई है उसमें 3 आए। तो सबसे पहले आपने प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, सिंपली आप उसको ये करें भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी? जाहिर सी बात है, या तो टेल आ सकता है तो हेड आ सकता है। दो ऑप्शन है, हेड हेड का एक ही चीज़, हेड के एक ही ऑप्शन है हेड का, तो 1/2 हेड की प्रोबेबिलिटी हो गई, मल्टीप्लाई बाय, और हमें चाहिए एंड का मतलब क्या? इंटरसेक्शन, एंड यानी मल्टीप्लाई। और वो बोल रहा है, सॉरी एंड यहाँ पे, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। देख रहे हैं किस तरह एंड को मैं फ़ौरन यूज़ कर रहा हूँ कि हाँ मुझे फ़ौरन क्लिक हो रहा है कि हाँ अपने एंड का मतलब है मल्टीप्लाई करना है। तो उसी तरह अगर इंटरसेक्शन बोल दो तो इंटरसेक्शन का मतलब है एंड। और सही है। तो अब वो 3 ऑन द डाई, अब डाई वही 6 साइडेड डाई, उसमें 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। यही चीज़ यहाँ करी हुई है, 1/12, बस उसको एक फॉर्मूले के टाइप में बांध दिया। सही है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अ जार कंटेन्स 3 रेड, 5 ग्रीन, 2 ब्लू एंड 6 येलो मार्बल्स। A marble is chosen at random from the jar. After repeating it, a second marble is chosen. What is the probability of choosing a green and then a yellow marble? अच्छा, आफ्टर रिप्लेसिंग इट, रिप्लेस यानी विथ रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। अब सेकंड मार्बल इज चूजिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अच्छा, आपके पास टोटल 3 रेड हैं, 5 ग्रीन हैं, 2 ब्लू हैं, 6 येलो हैं। अब आपने जो वर्किंग मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करनी है, आपने इसी तरीके से वर्किंग करनी है। पहले आप डिवाइड करें भाई चीज़ों को कि हाँ क्या क्या चीज़ें, उसकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालें। रेड की प्रोबेबिलिटी की टोटल बॉल्स कितनी है? 16 होंगी। 3 + 5 + 2 + 6, 16। रेड की प्रोबेबिलिटी निकाली, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाली, ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकाली, येलो की प्रोबेबिलिटी निकाली। अब आ जाएँ जो वो चीज़ बोल रहे हैं। अब मार्बल इज चूजिंग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ग्रीन, यानी ग्रीन होना चाहिए, एंड देन अ येलो मार्बल, यानी पहली सिलेक्शन पे ग्रीन, दूसरी सिलेक्शन पे येलो। अच्छा, इसने अब बता दिया है कि पहली सिलेक्शन ऑफ चूजिंग अ ग्रीन एंड देन अ सेकेंड येलो मार्बल, यानी उसने बता दिया कि पहली सिलेक्शन पे ग्रीन, दूसरी सिलेक्शन पे येलो मार्बल। अगर वो नहीं बोलता ना देन का मतलब, नहीं देन नहीं यूज़ करता, वो बोलता कि भाई
ग्रीन एंड अ येलो मार्बल, तो आपको दोनों चीज़ें देखनी है कि पहली सिलेक्शन पे ग्रीन भी आ सकता है, दूसरी सिलेक्शन पे येलो, या पहली सिलेक्शन पे येलो दूसरी सिलेक्शन पे ग्रीन भी आ सकता है, सही है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, जैसे परमुटेशन में आप देखते थे। इस चीज़ का ख्याल रखना है सारे क्वेश्चंस के ऊपर, वरना गलत हो जाएगा। अब आप प्रोबेबिलिटी निकालने, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या थी 5/16। अब जब येलो बॉल निकालेंगे, येलो बॉल तो सेम रहेंगी, टोटल नंबर एक कम हो जाएगा। ओ सॉरी रिप्लेसमेंट वाला ही है, रिप्लेस कर दिया, यानी जो आपने बॉल निकाली वो आपसे ही डाल दी, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल सेम हो जाएंगी। तो कुछ नहीं करना, आपने प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कराया, ये हमारा आंसर आ गया, सिंप्लीफाई कर दिया। अगले को पास पेपर के क्वेश्चन ही हैं। 2 इवेंट्स ए एंड बी शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई हमें 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दी हुई हमें 1/2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए दी हुई है 2/2, सॉरी स्लैश था ये, मैंने इंटरसेक्शन बोल दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब फॉर्मूला पढ़ाने का ये मतलब था कि आपको एक याद हो जाए फॉर्मूला, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। अब आपने सबसे पहले देखना है आपके अब वैल्यूज़ कौन कौन सी अवेलेबल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अवेलेबल थी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी भी अवेलेबल थी, तो मैंने जब ये वाला फॉर्मूला लगाया। अगर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देता, मैं ये वाला लगाता कि ए की जगह बी लिख देता, यहाँ भी सेम यही करता, और बी नीचे आता इसके अंदर, जो कि अगले पार्ट में वो करवा रहे हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डाली, दी हुई थी 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए भी दी हुई थी, ये रही 2/3, वो डाल दी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब वो बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोल रहा है, यानी वो फॉर्मूले में से ही खेलना है हमने क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है बी को। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो चीज़ बाहर होगी वो मल्टीप्लाई होके नीचे डिनोमिनेटर में आएगी फॉर्मूले में, दोनों में ये डिफरेंस है। आपने कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट बनाया, आपने लिखा फॉर्मूला, ये लिखा हुआ सब्जेक्ट बनाया आपने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ऊपर आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी की वैल्यू नीचे आएगी। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपने निकाल ली है 1/6 डिवाइडेड बाय इंटरसेक्शन बी की ए स्लैश बी की वैल्यू आपको दी हुई थी 1/2, ये आपने लिख दी। सिंप्लीफाई करा, इसको ऊपर ले गए, रेसिप्रोकल हुआ, काटा पीटी करी, 1/3 आ गया। अब ये क्वेश्चन जो है ना, कि मैं समझता हूँ पता नहीं क्या सोच के उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन में जब तक आपको कार्ड्स की नॉलेज नहीं है, अभी क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। वो बोले द किंग क्वींस एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी कार्ड्स 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसमें से किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव, उसने रिमूव कर दिया, एंड देन शफल्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन अ क्लब 9 ऑफ रेड कलर, यानी 9 नंबर वाला कार्ड निकालना है रेड कलर में। अब कुछ चीज़ें आप याद कर लें, कार्ड्स वाले क्वेश्चन में आती है। स्टैंडर्ड डेक जो होता है, यानी डेक मतलब एक जो कार्ड्स हम खेलते हैं वो टोटल होते हैं 52 कार्ड्स। उसने रिमूव कर दिए हैं किंग क्वीन जैक ऑफ क्लब्स, यानी 3 कार्ड रिमूव कर दिए हैं उसने। रिमेनिंग कार्ड हमारे पास बच गया 49 कार्ड्स। अब बात करते हैं गेटिंग अ क्वीन की। पहले पार्ट में उसने बोला था क्वीन फाइंड करो। अब वो 52 प्लेइंग कार्ड्स के अंदर 4 क्वींस होती हैं हमारे पास, एक उसने निकाल दी है, तो रिमेनिंग कितनी बची, 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या होगी 3 ओवर, और चूँकि रिमेनिंग कार्ड्स 49 बचे थे आफ्टर रिमूविंग किंग क्वीन जैक ऑफ क्लब्स, तो 3/49। अब क्लब की बात करते हैं। ओरिजिनली 13 क्लब्स होते हैं। क्लब का मतलब क्या होता है, क्लब एक ग्रुप को बोलते हैं किंग क्वीन और जैक के, तो वो टोटल मिला के 13 होते हैं क्लब्स यानी कार्ड्स। उसमें से अगर एक जैक वाला, उसने जैक किंग क्वीन तीनों को हटा दिया, उसने 3 क्लब हटाए ना उसने,
उसने ऊपर किंग क्वीन और जैक हटाया, जो कि क्लब का पार्ट होता है, और क्लब 13 होते हैं, यानी 13 में से 3 हटा दिए उसने, तो 10 बचे। तो क्लब की प्रोबेबिलिटी होगी 10/49। गेटिंग 9 ऑफ रेड कलर, रेड सूट्स आर रेड हार्ट्स। रेड सूट्स जो होते हैं वो हार्ट्स होते हैं, हार्ट्स और डायमंड दोनों में हो सकते हैं, यानी रेड कलर के कार्ड हार्ट में भी हो सकता है और डायमंड में भी हो सकता है। और हर हार्ट वाले में भी और डायमंड वाले में भी एक 9 होता है, यानी टोटल 2 रेड हो सकते हैं, यानी 2 9 वाले कार्ड हो सकते हैं रेड सूट्स के अंदर। जो उसने बोला है रेड कलर में बताओ 9 का, तो रेड कलर में हार्ट्स के कार्ड भी हो सकते हैं, डायमंड्स के भी हो सकते हैं, और उन हार्ट्स और डायमंड्स में से हार्ट के अंदर एक 9 हो सकता है और एक डायमंड के अंदर हो सकता है। टोटल 9 कार्ड्स, टोटल 9 नंबर वाले कितने रेड कार्ड हुए? 2। और टोटल कार्ड्स कितने हैं, ओवरऑल टोटल कितने कार्ड्स हैं? 49। तो क्वालिटी हमारे पास आ गई 2/49। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक और इसका पार्ट है गेटिंग अ हार्ट। देयर आर 13 हार्ट्स इन अ फुल डेक, यानी वो तो अभी जो पिछले हमने पार्ट करा वो तो रेड की बात कर रहा था ना, लेकिन टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 13 हार्ट्स होते हैं, यानी रेड भी हो सकते हैं और ब्लैक भी हो सकते हैं। उन 13 हार्ट्स में से हार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है? उसने क्लब रिमूव करे तो हम हार्ट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी हमारे पास तो हार्ट्स हमारे पास वही हैं 13/49। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। क्लब जो होता है ग्रुप होता है, उसके अंदर किंग क्वीन जैक तीनों आते हैं। क्वींस हमारे पास 4 होती हैं एक डेक के अंदर। क्लब जो होते हैं वो 13 क्लब होते हैं, यानी 13 कार्ड का एक क्लब होता है, इसके अंदर किंग क्वींस और जैक्स आती हैं। सही है। और ये रेड कलर वाले में हर मतलब रेड और ब्लैक कलर होता है, रेड और ब्लैक कलर में हार्ट से कुछ कार्ड होते हैं, कुछ डायमंड के कार्ड होते हैं, और हर हार्ट में एक 9 होगा, यानी वो 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, यानी हार्ट में भी एक होगा और डायमंड में भी एक होगा। टोटल नंबर कितने होंगे? 2 होंगे। और हार्ट जो टोटल प्लेइंग कार्ड्स में होते हैं वो 13 हार्ट्स होते हैं, वो रेड भी हो सकते हैं और ब्लैक भी हो सकते हैं। सही, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये और ये हमारे पास आ गया आखिरी क्वेश्चन। नहीं, एक और है। इन अ 3 चाइल्ड फैमिली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बॉयज़। 3 चिल्ड्रन वाली फैमिली है, उसमें 3 बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी बताओ। 3 चिल्ड्रन वाली फैमिली है, 3 बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले हमने हर चाइल्ड में से गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी और बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी निकाली। एक चाइल्ड में से या तो गर्ल्स हो सकता है या तो बॉय हो सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल की होगी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय की होगी 1/2। अब इसने बोला है ऑल 3 बॉयज़, यानी बॉयज़ बॉयज़ बॉयज़। 3 चाइल्ड हैं और तीनों ही बॉय हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो हमारे पास आंसर आ गया 1/8। अगले पार्ट में उसने बोला है एग्जैक्टली 2 बॉयज़। अब ये चीज़ आप देखें, उसने बोला है एग्जैक्टली 2 बॉयज़, यानी 2 बॉयज़ होंगे, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, यानी बॉय। ठीक है, मैंने यहाँ बताया हुआ, सॉरी। उसने बोला 2 बॉय होंगे ना, यानी 2 बॉय, पहले 2 बॉय एक गर्ल हो सकती है। अब देखें मैं ऑप्शंस कैसे बना रहा हूँ, ये आपको खुद सोचने। प्रोबेबिलिटी में 2 बॉयज़ बने तो यानी पहले 2 बॉयज़ और एक गर्ल हो सकती है, या पहला बॉय दूसरा गर्ल तीसरी बॉय हो सकती है, तीसरा बॉय हो सकता है, या एक और ऑप्शन क्या है, पहली गर्ल हो जाए और आखिरी के 2 बॉयज़ हो जाएं। ये ऑप्शन हो सकता है। बाकी आप प्रोबेबिलिटी तो आसानी है, डालो और इन सबको ऐड कर दो, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो 3/8 आ गया आंसर। अब वो अगले पार्ट में बोल रहा है एटलीस्ट 1 गर्ल। अच्छा, अब एक मज़े की चीज़, एटलीस्ट 1 गर्ल, एक गर्ल होनी चाहिए या उससे ज़्यादा। अब वो एक गर्ल, 2 गर्ल भी हो सकती हैं, 3 गर्ल भी हो सकती हैं। अब वो एक गर्ल अगर है तो वो पहला बॉय दूसरा गर्ल तीसरा बॉय हो सकता है,
या पहला बॉय तीसरा गर्ल हो सकता है, फिर मैं 2 गर्ल्स की ऑप्शन सोचूँ, फिर मैं 3 गर्ल्स के ऑप्शन सोचूँ, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ कर रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है रॉन्ग अप्रोच। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था वही वाला कि अगर 2 चीज़ें, एक है ए और है ए नॉट, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? 1 की। जैसे मैंने बारिश की एग्जांपल दी, रेड बॉल की एग्जांपल दी, सही है। उसी तरीके से अगर उसने बोला है एटलीस्ट 1 गर्ल, यानी कम से कम एक गर्ल तो होनी चाहिए, उससे कम नहीं हो सकती, सही है, उससे कम नहीं हो सकती। तो मैं अगर टोटल प्रोबेबिलिटी यानी 1 में से एक भी गर्ल नहीं लूँ, उनकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूँ, तो मेरे पास वो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिसके अंदर एक गर्ल भी हो सकती है, 2 गर्ल भी हो सकती हैं, 3 गर्ल्स भी हो सकती हैं। तो वही काम मैंने ये करा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 बॉयज़ मैंने ऊपर निकाली थी, ऑल 3 बॉयज़ क्यों करा, यानी कम से कम एक गर्ल बोली थी ना, यानी एक भी गर्ल नहीं होगी तो तीनों बॉयज़ होंगे। 1 माइनस 1/8, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 7/8। तो ये आप देखें इस तरीके से मैंने ये करा है क्वेश्चन। तो जब ऐसा आपके पास क्वेश्चन आए इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस बन रहे हैं और आपके पास अगर ऐसी चीज़ है जिससे आप 1 से माइनस करें, एटलीस्ट 1 गर्ल बोला था ना उसने, और एटलीस्ट 1 गर्ल बोला है, अब देखिए हुआ क्या, एटलीस्ट 1 गर्ल बोला है उसने। अब मेरे पास 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 गर्ल यानी एक गर्ल भी हो सकती है। अब एक गर्ल के अंदर वो पहला बॉय, दूसरा गर्ल, तीसरा बॉय, जैसे मैंने आपको बताया ऑप्शन, ऐसे 2 ऑप्शन ये हैं, फिर 2 गर्ल्स में होंगे, फिर 3 गर्ल्स में तो खैर एक ही ऑप्शन होगा, इतने सारे ऑप्शन होंगे, फिर अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप सबकी, फिर सबको ऐड करेंगे, कितना टाइम जाएगा और कितनी वर्किंग करनी पड़ेगी। उससे अच्छी अप्रोच ये होती है जो काम उसने मना करा हुआ है उसको आप 1 से माइनस कर दें, तो आपके वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो सही है। यानी अगर उसने एटलीस्ट 1 गर्ल बोला था, इसका मतलब है कि कम से कम एक गर्ल होगी, एक से कम नहीं हो सकती, तो आप 1 में से उसको माइनस कर देंगे कि एक से कम नहीं हो सकती, यानी तीनों बॉयज़ होंगी, तो आपके वो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिसके अंदर एक गर्ल हो सकती है, या तो 2 गर्ल्स हो सकती हैं, या तो 3 गर्ल्स हो सकती हैं, सही है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। A room has 3 lamps from a collection of 10 light bulbs of which 6 are no good, यानी सही से काम नहीं करते। A person selects 3 at random and puts them in the sockets. What is the probability that it will light? अब देखो इसके अंदर ही मैंने वही चीज़ यूज़ करी 1 माइनस वाली। इसने बोला था 3 लैम्प्स हैं फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ 10 लाइट बल्ब्स, 10 बल्ब में से 3 लैम्प की कलेक्शन है, जिसमें से उन 10 लाइट बल्ब में से 6 जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते। और अब एक इंसान है, वो 3 बल्ब सेलेक्ट कर रहा है, वो सॉकेट में डालता है, वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो लाइट कर जाएगा। और हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लैम्प्स नॉट गुड कौन सी हैं, 6। टोटल कितने थे लाइट बल्ब? 10, 6/10 कर दिया। अब इसका तो हमें कोई काम नहीं है कि उसने बोला है इट विल लाइट, यानी हमें वो चाहिए जो लाइट करते हो, तो हमने क्या करा 1 माइनस 6/10 करा ताकि हमें लाइट वाली पता चल जाए। भाई अगर 6 - 6/10 नॉट लाइट वाली हैं तो लाइट वाली कितनी होंगी, टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दो, तो 4/10 आ गया, यानी ये वो हैं जो कि लाइट करेंगी। अब हम उसे 3 लैंप्स में लगाएंगे, ये बल्ब्स को 3 लैंप्स में लगाएंगे, यानी पहली प्रोबेबिलिटी कि वो लाइट करेगी 4/10, दूसरी प्रोबेबिलिटी एक बल्ब यूज़ हो गया, तो अब जब दूसरा लैंप हम लगाएंगे तो वो 9 में से लगेगा, 3/9, और एक बल्ब यूज़ हो गया, यानी जो सही बल्ब था वो भी यूज़ हो गया, तो 3 बची, 3/9 इंटू एक और सही बल्ब यूज़ हो गया, यानी 2/8, और टोटल बल्ब में से भी एक कम हो गया तो 2/8, और एक प्रोबेबिलिटी निकाल ली हमने ये। तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर। तो ये सब आप देखें जो जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, क्वेश्चंस मैंने हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया आपको, ये सब आप देखें, तो दोबारा पढ़ें,
जो क्वेश्चन हैं उसको गौर से देखें, रिव्यू एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चन नहीं कराए उसको पढ़ें, उसको करें, सॉल्व करें। सही है। बाकी फिर हम अगली क्लास में फंक्शंस शुरू करेंगे। तो आज के लिए इसको यहीं यहीं तक रखते हैं। सही है। अल्लाह हाफिज़।